कि सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 के स्टार्टिंग में हम निको को देखते हैं जहां पे वो किसी का वेलकम कर रही थी। निको ने फोन पे मिस्टर जीरो से बात करी थी कि मेहमानों का थोड़ा ध्यान रख लेना। वो मिस्टर जीरो यहाँ पे मिलने के लिए नहीं आए थे। अब यहाँ पे हम एक नई शख्सियत को देखते हैं। ये एक जगह के बादशाह है जिसका नाम ड्रम आइलैंड है। असल के अंदर वो अपने आइलैंड से भाग कर आए थे, एक तरीके से यहाँ पे शरण लेने के लिए, मिस्टर जीरो पे किए गए एहसानों का बदला लेने के लिए, या फिर कह सकते हैं हेल्प लेने के लिए। वो यहाँ पे मिस्टर जीरो से मिलना चाहते हैं, लेकिन निको कहती है कि आज वो यहाँ पे नहीं आए हैं। इसी चक्कर के अंदर ये जो बेकार सा बादशाह है जिसका पूरा चेहरा स्टील का बना हुआ था, इसका नाम वापुल था, वो निको से बात करता है और मिस्टर जीरो से मिलने के लिए कहता है, लेकिन निको कहती है कि वो अभी तो नहीं आ पाएंगे। जिसके ऊपर वापुल बहुत ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन निको कहीं ना कहीं उसे उसकी औकात याद दिला दी थी कि वो खुद भी अपने आइलैंड से भाग के यहाँ जान बचाने के लिए आया है। वापुल कहीं ना कहीं अपने किए गए एहसानों का बदला लेने आया था कि मैंने जो तुम पे इतना एहसान किया है, इतना तुम्हें फंडिंग दी है, हर बार लड़ने के लिए पैसा दिया है, मुझे उसके बदले सब कुछ चाहिए, जो भी मुझे चाहिए वो मुझे ला के दो और मुझे मिस्टर जीरो से अभी के भी बात करनी है। लेकिन निको कहीं ना कहीं उसे बहुत सारी चीजें गिना देती है और उसने जितने भी अभी तक एहसान किए हैं उसके बदले मिस्टर जीरो ने उसके लिए बहुत ही बढ़िया सी खातिरदारी अभी कह सकते हैं गिफ्ट तैयार करके रखा था, जो कि था एक डेविल फ्रूट। और इसी के साथ में उसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था, साथ ही में सेफ्टी भी चाहिए थी। तो उसे इसी जगह पे रहने के लिए कहा जाता है कि आप जब तक चाहे इस जगह पे रह सकते हैं, आपको पूरा भरपूर खाना पीना दिया जाएगा और साथ ही में अब तक आपने जितने भी फंडिंग वगैरह की है उसके लिए ये एक मोटा सा तोहफा है, जो कि एक डेविल फ्रूट था। डेविल फ्रूट का मतलब तो यही है कि भाई साहब ये पहले ही बादशाह खतरनाक है और अब तो इसके पास में डेविल फ्रूट की पावर भी आ जाएगी। जिसके बाद हम यहाँ पे नामी को देखते हैं। ये जैसे होश के अंदर आती है, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो बेहोश हो गई थी, तो उसके पास में सांजी खड़ा था और उसे कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन नामी को कुछ भी खाना पीना नहीं था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही थी। तब सांजी उसे बताता है कि उसे कुछ खाना ही पड़ेगा क्योंकि वो पिछले 4 दिन से बेहोश थी और आज ही उठी है। नामी को अपनी बॉडी में पेन दिखता है, तभी वो अपने हाथ को देखती है तो उसका पूरा हाथ काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो रखा था, कुछ तो ऐसा उसे काट गया था या फिर उसकी बॉडी में चला गया है जिससे कि वो काफी ज्यादा बीमार हो रखी है और अभी वो वापस से लेट जाती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। सांजी उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारा इलाज जल्दी करा देंगे, किसी नए आइलैंड पे उतर जाएंगे और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। नामी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसके सारे टोली वाले उसका कितना ज्यादा ध्यान रख रहे हैं और बस वो वापस से रेस्ट कर लेती है। सांजी उठ के बाहर आता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि नामी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे काफी ज्यादा तेज बुखार आ रहा है। मैंने उसे कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ खा ले। जोरो अपना मस्त स्टेशन के अंदर ही था, उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। वो इतनी भयंकर ठंड बर्फ वाली जगह पे भी ऐसे ही खड़ा था क्योंकि ग्रैंड लाइन के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो मौसम यहाँ पे हर बार बदलते हैं। अब वीवी को भी अपने आइलैंड पे जाना ही था अल्बास्ता, लेकिन वहां तक पहुंचने में काफी दिन लग सकते थे और नामी इतने दिन तक इस इन्फेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले इन्हें करना क्या है। जिसके बाद हम यहाँ पे स्मोकर और ताशिक को देखते हैं। ये ग्रैंड लाइन को ऑलमोस्ट छान के आ चुके थे और इन्हें गार्ड को इन्फॉर्म भी करना था कि इन्हें स्ट्रॉ हेड की टोली नहीं मिली और इसी के साथ में जो राजकुमारी वीवी है वो भी नहीं मिली है। तो ये लोग मिलकर गार्ड को इन्फॉर्म करना चाहते थे। इसी चक्कर में ये हेडक्वार्टर पे आए थे, लेकिन पता चलता है कि इस हेडक्वार्टर का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रखा है। यहाँ पे किसी ने कैप्टन को मार दिया था। पता चलता है कि तलवारों के निशान जो कि बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा गहरे हैं। ऐसा लग रहा था कि पायरेट्स ने नहीं मारा है। तो सबसे पहला शक स्ट्रॉ हेड पे ही जाता है क्योंकि वही टोली यानी कि समुद्री लुटेरे निकले हुए हैं बाहर कुछ न कुछ पाने के लिए। ऑब्वियसली बात है, वन पीस पाने के लिए, तो उन्होंने ही इनके ऊपर अटैक किया होगा। लेकिन अंदर जाने के बाद माहौल और ज्यादा खराब होता है। पता चलता है कि पूरे के पूरे इस कम्युनिकेशन वाली सेंटर पे ही अटैक हो गया है। अब यहाँ पे हम वापस से लूफी और उसकी टीम को देखते हैं जो कि ये तय कर चुके थे कि सबसे पहले जो आइलैंड इन लोगों को मिलेगा नामी के इलाज के लिए ये लोग वहीं रुकेंगे। अब यहाँ पे जो आइलैंड दिखता है वो ड्रम आइलैंड था, जिसका राजा हमने जस्ट अभी स्टार्टिंग में देखा ही था। वीवी ऑलमोस्ट कई सारे आइलैंड के बारे में पहले से ही जानती थी। ड्रम आइलैंड की उससे कुछ खास बनती नहीं थी क्योंकि बचपन में उसके साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स मिलते हैं। ये आइलैंड इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स यहीं पे हैं। ये अच्छी खासी खातिरदारी भी करते हैं, तो अच्छा होगा कि ये लोग नामी का पहले इलाज यहाँ पे कराएंगे, उसके बाद ये लोग अल्बास्ता चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर वीवी की कोई कहानी बताई जाती है कि आखिर वो यहाँ के आइलैंड के बारे में कैसे जानती है और कैसे वो लोग वीवी को जानते हैं, तो उसकी कहानी बताई जाती है कि काफी सालों पहले की बात थी जब जितने भी रक्षक थे सारे वर्ल्ड ट्रेड से एक जगह इकट्ठे होते हैं और मीटिंग करते हैं। वीवी बहुत छोटी थी। अल्बास्ता के जो राजा थे यानी कि वीवी के फादर वो भी इस मीटिंग के अंदर थे। इसी के साथ में इस ड्रम आइलैंड के जो शासक थे यानी कि राजा वापोल वो भी यहीं पे थे। सब आपस के अंदर मीटिंग कर रहे थे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे थे और यहाँ के जो लीडर थे वो एक आदमी के बारे में बताते हैं जिसका नाम ड्रैगन है। अब ये ड्रैगन गाइस हमें कुछ एपिसोड्स पहले भी बताया गया था और इसकी बात आज से कई सालों पहले ही हो चुकी थी कि ये एक नया क्रांतिकारी है जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, समुद्र लुटेरा है, तो हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन राजा वापोल इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और मस्त बैठ के चटमट उठा रहा था। इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं अल्बास्ता के राजा को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर बोलने लगते हैं कि आपका शासक पहले कैसा था, पहले प्रजा इतने अच्छे से रहा करती थी, जब से आपने ये सब कुछ अपने हाथ में लिया है, आपके फादर चले गए हैं, तब से आपकी प्रजा बहुत ज्यादा दुखी है, हर जगह कोहराम मचा हुआ है, आखिर आप कर भी क्या रहे हैं। इस बात से राजा वापोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते वो अल्बास्ता के राजा के ऊपर चढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा कहासुनी हो जाती है। ये सारी चीजें वीवी ऊपर से देख रही थी, लेकिन तभी एकदम आ जाता है और वो उसे साइड में ले जाता है कि ऐसी बातें सुनना गलत बात है। वीवी की काफी सारी मेमोरीज जुड़ी है इस वाले आइलैंड से। जिसके बाद हम वापस से स्मोकर को देखते हैं जो कि ताशिकी के साथ में अंदर एंटर कर चुका था। वो ताशिकी को किसी कम्युनिकेशन डिवाइस को ढूंढने के लिए भेजता है और साथ ही में वो नीचे देखता है कि कई सारे लोगों को मार दिया गया है। इसका मतलब ये काम स्ट्रॉ हेड का नहीं हो सकता है बल्कि किसी और का हो सकता है और तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है। ये थी परोक वर्क की ही कोई एजेंट जिसे किसी चीज को ढूंढने के लिए भेजा था। अब ये चीज तो साफ हो गई थी कि स्ट्रॉ हेड के लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है, परोक वर्क के एजेंट्स है और इन्हें तो जिंदा भी पकड़ना है। तो स्मोकर की अच्छी खासी फाइट हो जाती है। वो इसे बेसबॉल से बहुत बुरी तरीके से मारता है क्योंकि इस एजेंट के पास में डेविल फ्रूट की पावर थी जो कि बेसबॉल की थी। स्मोकर की अच्छी खासी फाइट होती है लेकिन ये औरत जीत नहीं पाती है। जिसके बाद में हम लूफी और उसके सारे दोस्तों को देखते हैं। ये लोग नामी को लेके बिल्कुल मेन गेट पे पहुंच चुके थे लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता है। इवन इन्हीं के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से वाला था इसीलिए काफी जोर जोर से चिल्लाता है कि हमें मदद की जरूरत है, लेकिन दरवाजे के पीछे से आवाज आती है कि तुम समुद्री लुटेरे हो और हम समुद्री लुटेरों की मदद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो यहाँ से सीधे पाओ चले जाओ। तब यहाँ पे वीवी आती है और कहती है कि हमें माफ कर दीजिए। अब लूफी को किसी से बात करना नहीं आता था लेकिन वीवी एक राजकुमारी थी तो उसे अच्छी तरीके से पता है कि किस राज्य के लोगों से किस तरीके से बात करनी है, इसलिए वो उन लोगों से माफी मांगती है और कहती है कि हमें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अगर चाहे तो हम लोगों की तहकीकात कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ना ही हमारे
पास में कोई हथियार है। अब तक बीवी के ऊपर एक गोली चल भी चुकी थी, लेकिन वो इन लोगों के सामने सर झुकाती है और जैसे ही वो सर झुकाती है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यानी कि बीवी की बातों को इन लोगों ने समझ लिया था। यहाँ का पहरेदार आता है जिसका नाम डॉल्टन था और वो सबसे माफी मांगता है कि अंदर आ जाइए। अब तक वो बीवी को नहीं पहचाना था कि वो अल्बास्ता की राजकुमारी है। अंदर आने के बाद भी डॉल्टन बताता है कि हमारे पूरे राज्य के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। यहाँ के लोग बस कैसे तैसे करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ब्लैक बियर करके एक शासक था जिसने इस आइलैंड के ऊपर बहुत भयंकर वाला अटैक किया और जैसे ही उसने अटैक किया तो यहाँ का जो राजा था यानी कि डॉल्टन वो यहाँ से भाग गया तुम दिखा के और हम सब लोगों को यूं ही छोड़ दिया। हमने न जाने कितने सालों तक कैसे तैसे करके अपनी जिंदगी जी है और अब जाके ब्लैक बियर यहाँ से चला गया है। तो हम लोग मिलकर ही अपने राज्य का ध्यान रखते हैं। तो हमें माफ करना अगर हम तुम लोगों को नहीं पहचाने तो, क्योंकि यहाँ के लोग ही यहाँ के सैनिक बने हुए हैं और इन लोगों को अभी तक बंदूक वगैरह चलानी नहीं आती है। जिसके बाद डॉल्टन इन सबको अंदर बुलाता है। अब यहाँ पे लूफी सबसे पहले कहता है कि हमारी फ्रेंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें इनके लिए डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर बताता है कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं बचा है, बस एक डॉक्टर है जो कि कह सकते हैं कि एक तरीके से चुड़ैल है और वो ऊपर एक कैसल पे कब्जा करके बैठी है। वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, पहाड़ी के ऊपर से तुम लोगों को चढ़ के जाना पड़ेगा। रात होने वाली है, तुम अभी नहीं जा सकते, तुम लोग सुबह चले जाना, तब तक के लिए तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। हमारे पास बस इतना ही इंतजाम है। साथ ही में बीवी को भी ड्रेसिंग कराने के लिए कहा जाता है। नामी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, उसे अंदर ले आते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे ताशिकी को देखते हैं। ताशिकी भी इधर उधर घूमी रही थी और देख रही थी, तभी उसके ऊपर भी कोई अटैक कर देता है। ये भी परोपवर का एजेंट ही था क्योंकि सब लोग एक साथ में दो के ग्रुप में रहा करते थे। अब ये एजेंट था मिस्टर 11। ताशिकी जैसे देखती कि उसके पास में भी एक बहुत ही गजब की तलवार है और जैसे ताशिकी ने एक बहुत बड़ा मिशन के ऊपर काम करना शुरू करा है कि जो लोग अच्छी तलवार अपना डिजर्व नहीं करते तो उनके पास वो तलवार होनी भी नहीं चाहिए। ताशिकी कैसे तैसे उससे फाइट करती है और इस बार तो वो जीत भी जाती है। इतनी देर में स्मोकर भी यहाँ पे पहुंच जाता है जो ताशिकी की मदद करता है और उसे पकड़ के बांध देता है क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसके बाद हम यहाँ पे लूफी को देखते हैं। लूफी ऊपर वाले कैसे को देख रहा था और ये सोच चुका था कि नामी अगर नीचे रही तो वो जिंदा नहीं बचेगी। हो सकता है कि सुबह तक वो मर जाए, तो इससे पहले बेहतर होगा कि मैं उसे ऊपर ले जाऊं। लेकिन सब उसे मना करते हैं कि हमसे किसी की भी हालत नहीं है ऊपर चढ़ने की। लूफी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं अपनी पीठ पे बांधूंगा और अपने साथ लेके जाऊंगा। वो नामी को होश में लाता है, कहता है कि देखो यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर बची है और वो भी कैसल के ऊपर है, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास है? नामी कहती है कि मैं यहाँ रही तो भी मर जाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं तुम पे विश्वास करूँ, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम जो करोगे वो बिल्कुल ठीक करोगे। तब तो लूफी ठान चुका था कि वो नामी को खुद अपने पीठ के ऊपर बांध के लेके जाएगा। लेकिन तभी सबको लगने लगता है कि किसी न किसी को उसके साथ जाना ही पड़ेगा। सांजी कहता है कि मैं साथ चलूंगा, हो सकता है कि रास्ते के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो हम साथ रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने एक अफवाह भी सुनी थी कि ऊपर एक हिम मानव रहता है, यानी कि बर्फ में रहने वाला दानव, तो इनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, तो एक जन का होना जरूरी है। लूफी अपनी पीठ के पीछे नामी को बांधा है और उसे कहता है कि बस पकड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा और ठीक करा दूंगा। और लूफी यहाँ से चढ़ना शुरू करता है। सांजी भी उसके साथ में था। बहुत तेज बर्फ का तूफान था लेकिन फिर भी लोग रुकते नहीं है। यहाँ पे उसको भी काफी ज्यादा परेशान था और कुछ ना कुछ डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में उसके पास में जोरो आता है और उसे कोई बातचीत करने की कोशिश करता है कि शायद मुझे जाना चाहिए था लूफी के साथ में। उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है कि फालतू बातें करने से अच्छा था कि तुम्हें पहले डिसीजन लेना चाहिए था, चले जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। पहली बार जोरो को किसी बात का बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम ये बात प्यार से भी कह सकते थे, और वो यहाँ से चला जाता है। उसको भी फील होता है कि शायद उसे जोरो को इतना नहीं कहना चाहिए था। जिसके बाद में बीवी और ये साथ में बैठे थे और बीवी अपनी पुरानी बातें बताने लगती है कि जिस वक्त इग्रिम ने उसे मना किया था कि नहीं तुम ऐसे किसी की बातें नहीं सुन सकती, जब तुम्हारा सही वक्त आएगा तब तुम्हें भी बैठना पड़ेगा ऐसी ही बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर, तब तुम आराम से अपनी चीजें सीख सकती हो। तब यहाँ पे बीवी कहती है कि मैं अगर इन मीटिंग्स को सुनूंगी नहीं तो मुझे पता ही कैसे चलेगा कि राज्य में आखिर क्या चल रहा है। ये आपस में बातचीत कर ही रहे थे और हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे वापोल आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, मीटिंग के अंदर से गुस्सा होकर आया था और अपने दो चमचों के साथ में आगे बढ़ता है। बीवी उसे दिखती है क्योंकि उसके बाप से उसका झगड़ा हुआ था, तो वो बीवी को उठाकर इतने सारे लोगों के बीच में चाटा मार देता है और कहता है कि लड़की तुम मेरे बीच रास्ते में कैसे खड़ी हो। इस बात के ऊपर इग्रिम को बहुत गुस्सा आता है, वो एकदम सामने खड़ा हो जाता है। डॉल्टन भी पीछे खड़ा था। सबको पता था कि यहाँ पे पापोल की गलती थी, उसे बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी बचपन के अंदर इतनी समझदार थी कि वो कहती कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही आपके रास्ते में खड़ी थी। और वापोल क्या ही करता है इतने लोगों के बीच में, तो वो गुस्सा होकर चला जाता है। जाने से पहले डॉल्टन भी माफी मांगता है। बीवी छोटी सी बच्ची थी जिसके चेहरे पे तो इवन हाथ भी छप गया था। इग्रिम उसी पास आता है, उसे समझाता है कि तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है, तुम इतनी सी बच्ची हो लेकिन तुम कितनी समझदार हो, तुमने यहाँ पे बिना कोई बड़ा सा बवंडर किए इस बात को शांति से समझ ली, तुम बहुत अच्छी राजकुमारी बनके निकलोगी, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। ये सारी बातें डॉल्टन भी सुन रहा था कि अल्बास्ता की राजकुमारी बहुत समझदार है, वो छोटी सी बच्ची बिल्कुल भी ना समझ नहीं है। हालांकि उनका शासक बहुत ही ज्यादा बुरा है, यानी कि एक वापोल। जिसके बाद उसकी बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं उसे समझाता है कि तुम्हें अब खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, आखिर तुम कब तक ये सब बातें सोचती रहोगी, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, अब काफी साल हो चुके हैं। लेकिन बीवी का कहना था कि उसे बस उसका राज्य सही सलामत होना चाहिए, बस वो यही चाहती है। यहाँ हम वापस एक बर्फ का सीन देखते हैं जहाँ पे लूफी कैसे कैसे करके नामी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि इतनी तेज ठंडी हवाएं थी, सीधा उसके मुंह पे लग रही थी। इवन एक बार तो उसका हाथ भी फिसल गया था, लेकिन फिर भी उसने पकड़ लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद में सांजी का हाथ फिसल गया और वो बहुत भयंकर तरीके से नीचे गिर रहा था। लेकिन लूफी ने अपनी गर्दन को लंबी करी, अपनी डेविल फ्रूट पावर का इस्तेमाल करा और सांजी की जान बचा के उसे सीधा ऊपर की तरफ फेंक दिया। उसके बाद में खुद कैसे तैसे करके हाथों को ऊपर ले जाके नामी को ऊपर तक ले ही जाता है। कैसे कि बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन उसके पास जाके उसकी हालत बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके सामने ऐसा लगता है कि कोई दानव आता है और लूफी उसे मदद मांगता है कि प्लीज हमारी मदद करो, हम बहुत ज्यादा मुसीबत में है, प्लीज मदद करो। और लूफी कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद सीन स्मोकर के ऊपर शिफ्ट होता है। वो परोपर के एजेंट से बातचीत करता है और उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो आखिर यहाँ पे क्या करने के लिए आया है, लेकिन एजेंट उसे कुछ भी नहीं बताता। स्मोकर को समझ में आ जाता है कि वो अगर कुछ बताएगा नहीं तो काम का भी नहीं है। इसी चक्कर में वो उसके अंदर स्मोक डाल देता है और उसे बेहोश कर देता है। ताशिकी कहती है कि अरे हमें इसे तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, लेकिन स्मोकर कहता है कि वैसे भी कुछ नहीं बताने वाला था, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहा था और वो चीज हमें खुद को ढूंढनी पड़ेगी। यानी कि ये एक टेलीफोन है जो कि जिंदा है, शायद उसी से इन्हें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे हम डॉल्टन और जोरो को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे थे और साथ ही में इस छोटे से आइलैंड पे हुए कहर के बारे में बात करते हैं कि जो वापोल राजा है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा शासक है। उसने कभी भी अपनी जनता के बारे में नहीं सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा। जब बुरा वक्त आया तो वो खुद पीठ दिखा के भाग गया। जोरो ये सारी बातें सुन के कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि तुमने हमारी टोली को जगह दी, हम सबको रहने की जगह दी, हर चीज की व्यवस्था करी, तो अगर कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच आ जाए तो मेरी तलवार हमेशा तुम लोगों के लिए है। डॉल्टन हमेशा से परेशान था कि अगर वापस से राजा वापोल आ जाएगा तो क्या ही होगा, क्या ये लोग वापस से अपनी जगह को रिकवर कर पाएंगे, अपनी मेंटल स्टेट को रिकवर कर पाएंगे, या फिर वापोल आके वापस से शासक करने लगेगा। जिसके बाद सीन नामी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नामी जो कि
इतनी ज्यादा इन्फेक्टेड थी तभी उसे होश आ जाता है, क्योंकि उसका सही से इलाज शुरू हो चुका था। इसका मतलब है कि वो जो भयानक सा दानव आया था उसने इन लोगों को अंदर ले लिया था और उसके बाद में इनकी मरहम पट्टी कह सकते हैं शुरू कर दी थी। नामी की तबीयत अब काफी ज्यादा ठीक थी। यहाँ पे छोटा सा एक जानवर आता है जो कि स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ, ये एक रेंडियर है जो कि बोल सकता है और अब वो नामी से बातें करने लगता है। नामी को पता चलता है कि इसका सारा इलाज इसी ने करा है। इस छोटे से रेंडियर का नाम चॉपर है, जो कि नामी को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है। इतनी देर में यहाँ पे डॉक्टर आ जाती है जो कि खुद को कहती है कि तुम मुझे डॉक्टर बुला सकते हो। वो नामी से बातचीत करने लगती है कि तुम्हें जिस तरीके की बीमारी हुई थी वो कीड़े के काटने से हुई थी। ऐसा कीड़ा गायब हो गया था। ऐसा कीड़ा तुम्हें तभी काट सकता है जब तुम बिल्कुल गायब हुए आइलैंड के अंदर पहुंच जाओ, जहाँ पे काफी ज्यादा मिट्टी हो और ऊपर से आधे नंगी बदन के अंदर जाओ। क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले नामी और उसकी सारी की सारी टोली लिटिल गार्डन के अंदर गए थे, यानी कि वो जो बड़े बड़े जॉइंट वाला आइलैंड था, तो वहीं पे उसे कीड़ा काटा था। लेकिन अब काफी हद तक नामी क्योर हो गई थी, तो नामी यहाँ से जाने लगती है। तो डॉक्टर ने उसे रोक देती है कि अभी तुम्हारा इलाज पूरा नहीं है और तुम तभी जा सकती हो जब मेरी मर्जी होगी, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। ये छोटा सा चॉपर भी उसे जाने से मना करता है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो। इतनी देर में जो सांची था उसकी हालत भी दिख जाती है कि उसकी कुछ पसलियां टूटी थी और तभी यहाँ पे चिल्लाता हुआ लूफी आता है जो कि आधा नंगा हो रखा था, ऊपर से उसकी बॉडी में पूरा पसीना आ रहा था। उसे लगता है कि ये जो डॉक्टरीन है वो एक चुड़ैल है जो कि उसे गला के खाने वाली थी, क्योंकि उसे पानी के अंदर रखा हुआ था। तब उसे नामी समझाती है कि नहीं, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये डॉक्टर है और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है। तो यहाँ पे डॉक्टरीन कहती है कि सांची की कुछ हड्डियां टूटी थी, उसे हमने ठीक कर दिया है। लूफी काफी ज्यादा ठंड से बीमार हो रहा था तो इसे मैंने गर्म पानी में रखा था ताकि ठीक हो जाए। मुझे इंसान खाने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। इतनी देर में छोटा सा चॉपर भी बातचीत करने लगता है कि इन्हें अपनी अपनी जगह पे भेज दो और मुझे भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए बना दो। सांची कहता है कि मुझे खाना अच्छी तरीके से बनाना आता है। तो डॉक्टरीन चॉपर को कहती है कि इसे रसोई दिखा दो। अब जैसे ही चॉपर को बात करते हुए, यानी कि जानवर को बात करते हुए लूफी देखता है तो वो पागल हो जाता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर ये क्या चीज है और हम बिल्कुल ठीक है, ऊपर से तुम भी ठीक हो गई नामी, तुम बोल पा रही हो और ये आखिर क्या चीज है। इसी के साथ में गाइस बहुत अमेजिंग एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बिल्कुल से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वन पीस सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं ये जो ड्रम आइलैंड है इसकी हाल बहुत ज्यादा बुरी हो रखे हैं। हर जगह लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये लोग सारे के सारे वापोल के सैनिक थे जो आम लोगों को मार रहे थे और इसी के साथ में सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा कर रहे थे। जिसके बाद में सीन यहाँ लूफी और उसके दोस्तों पर शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये सब जिंदा है, ठीक है, और उन्होंने एक बोलते हुए रेंडियर को देखा था जिसके ऊपर ये बड़े ही चौंक गए थे कि आखिर ये क्या चीज है और साथ ही में उसकी कहानी भी जानना चाहते थे। ये चॉपर से बात करना चाहते हैं। लूफी कोशिश करता है उससे बात करने की, लेकिन चॉपर जो है उसके पास नहीं आता, इवन उसे धुतकार देता है और काफी दूर चला जाता है। अब लूफी और सांची को जानना था कि भाई साहब ये आखिर क्या चीज है, क्यों बात कर रहा है, ये कैसा है और इसे इंसान पसंद क्यों नहीं है, ये तो चिड़चिड़ा क्यों हो रखा है। तब यहाँ पे जो डॉक्टरीन थी वो बैठ जाती है और कहीं ना कहीं चॉपर की पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। यहाँ पे सांची भी था और इसी के साथ में नामी भी थी। सांची का इतना अच्छा खाना था, यहाँ पे डॉक्टरीन उसे अपने पास ही रहने के लिए कह देती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रुकते हो, इतने बड़ा महल तुम्हारे साथ में रहेगा तो मेरे पर्सनल कुक बन जाओ। लेकिन यहाँ पे सांची मना करता है कि खाना मैं अच्छा बनाता हूँ, ये बात मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में रुक नहीं सकता, हमारा कुछ और मिशन है। और ये मिशन लूफी का मिशन था क्योंकि उसे लुटेरों का बादशाह बनना था, वन पीस का खजाना ढूंढना था, इसलिए ये अपनी जर्नी पे ही लगे हुए हैं। अब बात चॉपर की आती है कि भाई साहब ये चॉपर का क्या सीन है, वो चिड़ा चिड़ा क्यों रहता है। तो डॉक्टर उसकी पूरी कहानी सुनानी शुरू करती है कि कहानी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, जब वापोल के सारे सैनिकों ने हर डॉक्टर को ढूंढना शुरू कर दिया था जस्ट बिकॉज कि वो सारे डॉक्टर्स को अपने पास रखना चाहता था। पूरे आइलैंड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सी बीमारी फैल गई थी जिससे सारे के सारे इंसान परेशान थे। डॉक्टर्स उनका इलाज कर सकते थे लेकिन वापोल चाहता नहीं था कि किसी का भी इलाज हो। जब सारे डॉक्टर्स पकड़े जा रहे थे तभी उसमें से एक डॉक्टर जिनका नाम हिलॉक था वो बच रहे थे, भाग रहे थे। और इसी के साथ हम इस डॉक्टरीन को भी देखते हैं, ये भी बच के छुपके एक जगह पे बैठी हुई थी, दोनों एक जगह पे थे। और यहाँ पे इस डॉक्टरीन जिसका नाम कुरिया था वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यही जगह मिली है क्या। क्योंकि डॉक्टर हिलॉक का कहना था कि तुम्हें भी पता है कि सारे डॉक्टर्स को पकड़ा जा रहा है, सिचुएशन बहुत बुरी है, हम लोग यहाँ पे अगर बच के बैठे हैं तो हमें बचना ही चाहिए क्योंकि और कोई भी डॉक्टर नहीं बचा है। इन दोनों को पता था कि आइलैंड की स्थिति खराब होती जा रही है और अगर ये दोनों एक साथ रहे तो एक साथ में पकड़े भी जाएंगे और कोई मतलब भी नहीं रहेगा इन दोनों के छुपने का ही। तो बेस्ट यही होगा कि इन दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, अपनी अपनी जान बचानी चाहिए। हिलॉक और कुरिया दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, दोनों एक दूसरे को झूला छाप कहते थे कि भाई तुझे डॉक्टरी नहीं आती, तुझे डॉक्टरी नहीं आती। इस बात में इनकी बहस भी हुआ करती थी। ऊपर से सैनिक गुजर रहे थे और ऑलमोस्ट हो सकता था कि ये पकड़े भी जाए, लेकिन फिर भी नहीं पकड़े जाते। इस चक्कर के अंदर फटाफट से दोनों अपने अपने रास्ते नाप लेते हैं। डॉक्टर हिलॉक थोड़ी आगे जाते हैं तो उन्हें बर्फ के ऊपर बड़े बड़े से पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो कि खून के थे और आगे जाने के बाद वो निशान छोटे हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हिलॉक को समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है। तभी उसे वहां पे छोटा सा चॉपर मिलता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो खून से तरबतर हो रखा था, उसे गोली लगी हुई थी। डॉक्टर हिलॉक के पास आने पे भी ये छोटा सा रेंडियर उनके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, इसलिए डॉक्टर हिलॉक अपने सारे कपड़े उतार के विश्वास दिलाते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है और वो मदद कर सकते हैं। और उसके बाद में वो इस छोटे से रेंडियर की काफी मदद करते हैं, उठा के अपने घर ले आते हैं। इस रेंडियर की आंखें भी खुलती है और वो बोल पड़ता है कि हाँ मैं तो जग गया। डॉक्टर हिलॉक को पहले तो विश्वास नहीं होता कि आखिर ये क्या चीज है, इंसान है, जानवर है, बोल कैसे सकता है। उसके बाद उसके पास आके बैठ जाते, बातचीत वगैरह करने लगते हैं कि तुम क्या चीज हो, कहां से आए हो, ऐसे कैसे हो गए। तब यहाँ पे ये छोटा सा रेंडियर अपनी सारी कहानी बताता है कि वो पैदा तो रेंडियर ही हुआ था लेकिन वो ऐसे कैसे हो गया उसे ये नहीं पता। डॉक्टर हिलॉक कहते हैं कि क्या तुमने कोई ऐसा फल खाया था जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था जिसके बाद से तुम ऐसे हो गए। तो यहाँ पे रेंडियर बताता है कि हाँ मैंने वो फल खाया था, मुझे बहुत भूख लग गई थी। तब डॉक्टर हिलॉक को समझ में आ गया था कि इस छोटे सी रेंडियर ने डेविल फ्रूट खा लिया था जिसके बाद वो बिल्कुल बदल गया है, उसके अंदर काफी सारी पावर्स आ गई है, वो इंसानों के जैसे चल उठ बोल सकता है, खा सकता है। लेकिन इसी चक्कर के अंदर वो बाकी रेंडियर से बिल्कुल डिफरेंट हो गया, उसे अपनी पूरी कम्युनिटी से निकाल दिया गया, उसकी नोज थोड़ी अलग थी और इस चक्कर के अंदर पूरी की पूरी रेंडियर कम्युनिटी ने उसे बिल्कुल बेदखल कर दिया। ये छोटा सा बच्चा बस इधर उधर तरबतर घूम ही रहा है। जिसके बाद डॉक्टर हिलॉक उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसका नाम टोनी चॉपर रखते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम आराम से यहाँ पे रह सकते हो। चॉपर जिस वक्त खुद को बिल्कुल पसंद नहीं करता है उस वक्त डॉक्टर हिलॉक ने उसे बहुत अच्छे से रखा, बिल्कुल एक बच्चे के जैसे, और बहुत अच्छे से ट्रीट भी करने लगे। अब तो ऑलमोस्ट वो उसकी फैमिली बन चुके थे। अब चॉपर डॉक्टर हिलॉक के साथ ही रहने लगे थे। ये सारी चीजें डॉक्टर कुरिया बता रही थी, यानी कि लूफी वगैरह इन सबको चॉपर की स्टोरी बता रही थी। धीरे धीरे करके डॉक्टर हिलॉक और चॉपर के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी। इवन अब तो ये बिल्कुल फैमिली मेंबर जैसे बन गए। कोई भी चीज छोटी बड़ी होती थी आपस में बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे। चॉपर अब ऑलमोस्ट ठीक भी हो चुका था और धीरे धीरे करके इवन हील भी होने
लगा था। डॉक्टर हिडलॉक एक ऐसी दवाई के ऊपर काम कर रहे थे जिससे कि वो पूरी इंसानी कम्युनिटी को बचा सके। यहाँ पे जितने भी आइलैंड में सब बीमार पड़े हैं वो कोई ऐसी दवा बनाना चाहते थे जिससे कि आराम से सब लोग ठीक हो जाए। बाकी अगर डॉक्टर्स रहे चाहे नहीं रहे एटलीस्ट लोग जिंदा तो रहे, इसलिए वो रोज नए एक्सपेरिमेंट करते थे और कभी कभार कुछ गलत भी हो जाया करते थे। इसी चक्कर के अंदर चॉपर भी कभी कभार गुस्सा हो जाया करता था। ऐसा पहली बार हुआ था जब चॉपर ने गुस्सा करा था, क्योंकि उसके साथ में कोई लोग रहते ही नहीं थे, इंसान ही नहीं थी, फैमिली नहीं थी। तो पहली बार गुस्सा करने पे भी वो बड़ा खुश हो रहा था। चॉपर डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर क्योंकि गुस्सा हो गए थे कि चॉपर से उसका झगड़ा हो गया है, तब डॉक्टर से पहली बार कैप देते हैं। ये दोनों आपस में बातचीत कर चुके थे, फैमिली बहुत अच्छी बनती जा रही थी। डॉक्टर अभी भी लगे हुए थे अपने उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए और चॉपर दिन रात देखता था कि कैसे डॉक्टर इंसानों को ठीक करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और चॉपर भी कहीं ना कहीं मन में ठान चुका था कि वो भी बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और ऐसी ही दवाइयां जरूर ढूंढेगा। एक बार जब डॉक्टर चॉपर से बात कर रहे थे तो पता चलता है कि डॉक्टर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उन्होंने एक ऐसी जगह देखी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पे चेरी ब्लॉसम के फूल थे और वहाँ पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मौत की घाटी कहते हैं उसे। लेकिन वहाँ जाने के बाद मानो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, उनकी जितनी भी बीमारी थी वो सब कुछ खत्म हो गई। ऐसे चेरी ब्लॉसम के फूल अगर किसी को भी दिख जाए तो हो सकता है कि शायद वो भी बीमार था तो वो भी ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं ये सारी बातें चॉपर के लिए मनगढ़ंत नहीं थी, बल्कि वो उन सबको सच मानता था। डॉक्टर के घर पे भी एक वही झंडा लगा था जो कि पायरेट्स का झंडा था, जिसे देख के वो ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप कभी भी अपना जुनून नहीं खो सकते, अपना हौसला नहीं तोड़ सकते, आपको आगे बढ़ता रहना है और अपने मिशन को पूरा करना है। चॉपर तो इन चीजों को देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पायरेट्स क्या होते हैं। डॉक्टर हिडलॉक उसे पायरेट्स के बारे में बताते हैं कि वो लोग जो कि नए नए एडवेंचर्स पे जाते हैं, उनका कोई मिशन होता है, उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है और वो मिशन सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। पायरेट्स दुनिया के सबसे बड़े बड़े काम करते हैं, एक बहुत खतरनाक चीजें मोल लेते हैं, रोज उनकी लाइफ में नई नई चीजें आती है। अब तक डॉक्टर हिडलॉक को समझ में आ चुका था कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, वो शायद तक ज्यादा दिन तक बचेंगे भी नहीं और अगर वो चॉपर के सामने ही मर गए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, वो बिल्कुल टूट जाएगा। इसीलिए वो चॉपर को दुत्कार के यहाँ से भेज देते हैं कि अब चले जाओ, तुम्हारा इलाज पूरा हो चुका है। चॉपर बहुत ज्यादा रोता है, लगता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे दूर कर सकते हैं, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, आप ही सब कुछ है जो भी है। लेकिन वो चॉपर को अपने घर नहीं घुसने देते हैं। डॉक्टर से बहुत ज्यादा लताड़ देते हैं कि मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, तो मुझे बहुत दुखी करते हो, उब चुका हूँ मैं तुमसे, चले जाओ वापस, कभी मत आना, मरना है तो मर जाओ लेकिन मुड़ के कभी मत आना। और दरवाजा बंद कर देते हैं। चॉपर बस दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है दरवाजा नहीं खोलते, जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि चॉपर उन्हें मरता हुआ देखे। उसकी कुछ ही टाइम बाद के अंदर डॉक्टर हिडलॉक की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। कुरिया को उनसे मिलने आना पड़ा। कुरिया ने आते ही बता दिया कि उनकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ये सारी बातें कुरिया प्रेजेंट के अंदर सांजी लूफी नामी इन सबको सुना रही थी, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। और यहाँ पे कुरिया बताती है कि यहाँ से तो चॉपर की कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि कुरिया ने इतने सालों पहले डॉक्टर हिडलॉक को बोला था कि तुम्हारा वक्त बहुत ज्यादा नजदीक है, तुम जल्दी खत्म होने वाले हो। डॉक्टर हिडलॉक ने कहा था कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो भी मेरे पास अभी कुछ टाइम बचा है, मैं अब वो एक्सपेरिमेंट करूंगा जिससे कि सारे लोग ठीक हो सके, एक ऐसी दवाई बनाऊंगा जो कि हर मर्ज की दवा हो सकती है। तो यहाँ पे कुरिया ने कहा था कि इतना बड़ा पागल कोई नहीं हो सकता है कि एक दवाई से बिल्कुल इंसान ठीक हो जाए। इन हर एक चीज के लिए हर एक अलग दवाई होती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हिडलॉक पागलों की जैसे बस उसी दवाई को बनाने के पीछे लगे थे। लेकिन साथ ही में कुरिया से वो एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका एक बच्चा है, वो चॉपर का ध्यान रखने लगे, चॉपर को अपने पास रखे, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो चॉपर आखिर कहाँ जाएगा। इस बात को सुन के कुरिया मना कर देती है कि मैंने माना कि तुम मरने वाले हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पे एहसान करूं, तुम जानो तुम्हारा बच्चा जाने, मैं किसी को नहीं रख सकती, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं और यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम भी जानते हो किसी को रखना कितना मुश्किल का काम है। हिडलॉक बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, हाथ पैर जोड़ता है कि प्लीज उस बच्चे को अपने पास रख लेना, उसे डॉक्टर बनना है और वो कहीं कभी नहीं रहेगा। इसी के साथ में वो ये भी बताते हैं कि जिस दवाई को वो बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल एक मशरूम की जैसी है, क्योंकि पूरी दुनिया वाले मौत की घाटी तक जाते हैं लेकिन वहां से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वहां पे मशरूम एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे कुरिया उसी वक्त कह चुकी थी कि ऐसा कोई मशरूम नहीं होता, ये सब पागलपन की बातें हैं। और ये बात उस वक्त चॉपर ने सुन ली थी कि ऐसा कोई मशरूम है जो कि इंसान की जान बचा सकता है। बस फिर तो क्या, जब कुरिया चॉपर का ध्यान रखने के लिए मना कर चुकी थी और यहाँ से जा चुकी थी, तो हिडलॉक के पास बहुत ही कम टाइम बचा था जिंदा रहने के लिए, तो वो अपने आखिरी दिनों में डट के काम करते हैं, वैसा ही सीरम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। आखिर के अंदर वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा एक पेन पोशन बना दिया था जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके, बस उसे एक्सपेरिमेंट करना बाकी था। इतनी देर में यहाँ पे चॉपर आता है जिसकी हालत हद से ज्यादा खराब थी, ऐसा लग रहा था बहुत बुरी तरीके से उसे मारा पीटा गया है, लेकिन वो अपने साथ में मशरूम लाता है और आते डॉक्टर हिडलॉक को कहता है कि देखिए मैं आपके लिए ले आया। पूछा जाता है कि तुम कहाँ गए थे, तो चॉपर बताता है कि वो मौत की घाटी पे गया था जहाँ से जिंदा आना नामुमकिन था और चॉपर की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, जस्ट बिकॉज की डॉक्टर मरने वाले हैं तो उनको जिंदा रखने के लिए, उनको बचाने के लिए वो अपनी जान पे खेल के और मशरूम ले आया। हिडलॉक कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया और वो अपने मरते हुए टाइम के अंदर हद से ज्यादा इमोशनल हो गई कि चॉपर आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। तो चॉपर कहता है कि आपको जिंदा रहना पड़ेगा, आपको मेरे लिए जिंदा रहना पड़ेगा, आप मुझे डॉक्टर सिखाइएगा, मैं सबका इलाज करूंगा और सबसे पहले मरीज मेरे आप ही बनिएगा। ये बात सुन के तो हिडलॉक भयंकर होते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद वो चॉपर की लाइफ में मशरूम का सूप बनाते हैं, पी जाते हैं, कहते हैं कि काफी ज्यादा कड़वा था लेकिन दवाइयां कड़वी ही होती है और मुझे ये पी के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चॉपर बहुत खुश हो जाता है कि अब इस मशरूम की मदद से डॉक्टर हिडलॉक जो है वो ठीक हो जाएंगे, अब उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पे डॉक्टर हिडलॉक फटाफट से एक बैग पैक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि कैसल के अंदर जितने भी डॉक्टर्स को पकड़ के रखा गया है, बांध के रखा गया है, वो बड़ी मुसीबत के अंदर है और उन सबकी तबियत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए इस डॉक्टर को जाना पड़ेगा। अपने साथ में वो काफी सारी चीजें भी ले जाते हैं, गोला बारूद, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे सैनिक है तो हो सकता है कुछ लड़ना झगड़ना पड़ जाए। चॉपर कहता है मैं भी साथ चलता हूँ, तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं मेरी हालत तो तुमसे भी ज्यादा खराब है, तुम यही रुको, मेरा इंतजार करो, मैं आऊंगा और तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगे, ये इसकी मैं जीती जाती मिसाल हूँ। इसके बाद चॉपर बैठ के अपनी बुक पढ़ने लगा था और कुछ देर के अंदर यहाँ पे कुरिया आई थी, क्योंकि उसे लगा था डॉक्टर हिडलॉक मर गया है, लेकिन यहाँ पे चॉपर बड़े आराम से बैठा था, बुक पढ़ रहा था, हालांकि उसे पढ़ना नहीं आता था फिर भी। और जब डॉक्टर पूछती है कि तुम्हारे डॉक्टर कहाँ पे गए, तो चॉपर कहता है कि उनकी तबियत बिल्कुल ठीक हो गई है, मैंने उन्हें मशरूम खिलाया है, मैं मौत की घाटी से लेकर आया था और अब वो कैसल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर की तबियत खराब है ना। तो ये बात सुनते ही डॉक्टर कुरिया कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ऊपर कैसल के अंदर कोई भी बीमार नहीं है, आखिर डॉक्टर वहाँ पे क्यों गए हैं। और ये मशरूम को बुक के अंदर पड़ती है, पता चलता है कि वो तो एक जहरीला मशरूम है जिसे पीते इंसान कुछ ही देर के अंदर मर जाएगा। ये बात पहले से ही डॉक्टर हिडलॉक को पता थी, लेकिन वो चॉपर का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। इस चक्कर के अंदर उन्होंने उस मशरूम को बिना मना करे पी लिया और आखिर वो चॉपर को क्या ही कहते, क्योंकि उनकी खुद के भी मरने के दिन ही आ ही रहे थे, तो चॉपर का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। ये बात जब चॉपर को पता चलता है कि उसने अपने ही मालिक को जहरीले मशरूम का सूप पिला दिया, तो वो भयंकर जोर जोर से रोता है कि
आखिर उसने अपने डॉक्टर के साथ में क्या किया। यहाँ पे कुरिया को भी बहुत बुरा लग रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है। वो डॉक्टर मतलब नहीं भी मरने वाला था लेकिन फिर भी मर जाएगा वो मशरूम पी के। यहाँ पे हम डॉक्टर हिल्लॉक को ही देखते हैं जो कि कैसल के अंदर चले गए थे क्योंकि उसे बाकी डॉक्टर्स की जान बचानी थी। अंदर जाके वो बम फोड़ना शुरू करा भी नहीं था और तभी यहाँ पे पता चलता है कि डॉक्टर वापोल बैठा था सारे के सारे डॉक्टर्स को लेकर और बस हंसी मजाक कर रहा था जस्ट बिकॉज उसकी तबियत खराब नहीं होनी चाहिए, वो तंदुरुस्त रहना चाहिए, इसलिए उसने सारे डॉक्टर्स को बंदी बना रखा था। और साथ ही में इस वापोल को ये भी पता चल गया था कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि भाग गए हैं और सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए अफवाह उड़ाई गई थी कि सारे डॉक्टर्स बीमार पड़ गए हैं। इसी चक्कर के अंदर डॉक्टर हिल्लॉक बाहर निकल के आ गए। उनका कहना था कि मुझे अपना फर्ज अदा करना था, अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक करना मेरा कर्तव्य है और मैं ये करके ही रहूंगा। लेकिन असल के अंदर डॉक्टर हिल्लॉक जो है वो एक तरीके से बेवकूफ बन गए थे, पागल बन गए थे और यहाँ पे फंस जाते हैं। लेकिन डॉक्टर हिल्लॉक का कहना था कि मैं कभी नहीं मर सकता, तुम चाहोगे मुझे मारना मैं तभी नहीं मर सकता। अब यहाँ पे जो है डॉल्टन भी खड़ा था क्योंकि बहुत पुरानी बात थी और उसे पता चल रहा था कि इस डॉक्टर की कोई गलती नहीं है तो बेमतलब में इसे क्यों मारा जाए। वापोल बार बार कह रहा था कि इसे मार दो, इसे मार दो। डॉल्टन आगे बढ़ भी रहा था लेकिन इस डॉक्टर की कोई गलती ही नहीं थी तो वो क्यों मारता। यहाँ पे डॉक्टर हिल्लॉक का कहना था कि अगर मैं मरूंगा तो भी बहुत शान से मरूंगा। इंसान तब नहीं मरता है जब उसकी मौत आती है, बल्कि वो तब मरता है जब उसे खुद को मरना होता है। डॉल्टन कहीं ना कहीं इन चीजों को सोच के अपने राज्य के बारे में भी सोच रहा था क्योंकि उसका खुद का राज्य भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। जिसके बाद तो डॉक्टर हिल्लॉक के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कराने के वापोल ऑर्डर दे देता है कि इसे मार तो खत्म कर दो। लेकिन हिल्लॉक जो था वो बहुत ज्यादा ब्रेव था और हम यहाँ पे सेम टाइम में चॉपर को भी देखते हैं जो कि अपने मालिक को यानी कि डॉक्टर को बचाने के लिए भाग रहा था, घाटी पर चढ़ रहा था। अब तक वो रेंडियर बन चुका था, बहुत तेजी से भागता है और हिल्लॉक यहाँ पे अच्छे खासे भाषण देके कि भाई साहब उसे कोई मार भी नहीं सकता, उसे कोई टच भी नहीं कर सकता और अपने साथ में बड़े से ब्लास्ट कर देता है। तो वहाँ पे जितने भी सैनिक थे उड़ जाते हैं, इवन डॉल्टन भी उठ के गिर जाता है। अब जो वापोल था वो बहुत बुरी तरीके से हंस रहा था, भयंकर हंस रहा था। मरने से पहले डॉक्टर हिल्लॉक ने डॉल्टन को कहा था कि मेरे मरने के बाद में यहाँ पे एक दानव आएगा तो मेरा बेटा है, उसे प्लीज कुछ भी मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है और उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसके बाद डॉक्टर हिल्लॉक ने खुद की तो जान ले ली थी लेकिन ये बात जब वापोल सुन चुका था तो वो भी उसके अंदर आता और कहता है कि अब मुझे डॉक्टर के बेटे को भी मारना है, तो अगर वो बाहर आए तो उसे अभी की अभी जान से मार दो। डॉल्टन बाहर जाता है और तभी यहाँ पे चॉपर आता है जो कि बिल्कुल छोटा सा रेंडियर दिख रहा था लेकिन तभी वो एक मानव के अंदर बदल जाता है, डॉल्टन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन डॉल्टन उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो अंदर तो ऐसे न जाने कितने सारे सैनिक अपनी जान बचाओ और चले जाओ, क्योंकि डॉक्टर हिल्लॉक यही चाहते थे कि तुम जिंदा रहो, तुम उनके बेटे हो ना, तो जाओ जाके अपनी जान बचाओ, यहाँ पे मरने से कोई मतलब नहीं है। छोटा सा तो चॉपर था, उसमें कितना ही दिमाग होगा। तो वो डॉल्टन की बात सुन के गुस्से में आके वहां से निकल जाता है और अंदर आने के बाद डॉल्टन वापोल को कहता है कि उसने डॉक्टर हिल्लॉक के बेटे को जान से मार दिया है। और अब यहाँ पे वापोल और भी कोई फालतू फालतू की बात कर ही रहा था लेकिन अब तो डॉल्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो राजा के ऊपर यानी कि वापोल के ऊपर बहुत भयंकर भड़कता है। इस चक्कर के अंदर वापोल डर के मारे वहां से अपने दो चमचे लेके भाग जाता है। ये वो दिन था जब पहली बार डॉल्टन यहाँ से भाग गया था और उसके बाद वापस ही नहीं आया। जिसके बाद हम यहाँ पे कुरिया को देखते हैं जो कि डॉक्टर हिल्लॉक की लैब के अंदर थी, उनकी बुक्स वगैरह पढ़ रही थी और कहीं ना कहीं उसे विश्वास नहीं होता कि डॉक्टर हिल्लॉक ने वो मेथड क्रैक कर लिया जैसे कई सारी बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। जिसके बाद हम यहाँ पे चॉपर को देखते हैं, वो वापस से आता है और उसे गुस्सा आता है कि अब उसके डॉक्टर की चीजों को क्यों छेड़ रही है, उन्हें कोई भी नहीं छेड़ सकता। कुरिया कहती है कि तुम कैसे आ गए वापस से, और यहाँ पे चॉपर खड़ा होकर बोलता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं हर चीज का इलाज करूंगा, देख लेना मैं पहला डॉक्टर बनूंगा जो कि हमारी कम्युनिटी का होगा। आज से पहले इतना अच्छा डॉक्टर कोई नहीं होगा, मैं सच में कह रहा हूँ, आप बस मुझे अपने साथ रख लीजिए और मुझे अपना हुनर सिखा दीजिए। ये चीज सुनकर कहीं ना कहीं कुरिया भी इमोशनल हो जाती है कि इस बच्चे के अंदर सच में हुनर है, जज्बा है, हौसला है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो उसे क्यों नहीं अपने पास रखेगी। तब का दिन है और आज का दिन है, तब से लेके चॉपर कुरिया के पास ही रह रहा है। अब ये बातें सुन के बाकी सब काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे लेकिन लूफी को समझ में आ गया था कि आखिर चॉपर की जो नफरत है उसको खत्म कैसे करना है। यहाँ पे हम जोरो को देखते हैं जो कि अभी भी पहरेदारी दे ही रहा था। यहाँ पे उसको पता है उसे मिलने के लिए और उसे माफी भी मांगता है कि कल के बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे इतना ज्यादा कहना नहीं चाहिए था, मैं थोड़ा सा परेशान था और उसके लिए बियर वगैरह भी लेकर आता है। तभी यहाँ पे इन्हें कुछ अजीब सी चीजें दिखती है, इसीलिए डॉल्टन दूरबीन से देखता है, उसे लगता है कि आगे कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है, वो जाके देख कर आएगा। जोरो भी कहता है मैं साथ चलूंगा लेकिन उसे मना कर देता है कि नहीं तुम यहीं पे रुको, तुम्हारी जरूरत यहाँ पे है, तुम प्लीज यहीं पे रुको, मैं देख कर आता हूँ। के बाद में डॉल्टन तो चला जाता है दरवाजे के बाहर और जोरो यहीं रुकता है पहरेदारी देने के लिए। उसको देखता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने पहरेदारी की जॉब कब से कर ली। तो जोरो गुस्से के अंदर आके कहता है कि तुमने तो कल कहा था कि काम करो कुछ, तो मैं बस यहाँ पे काम ही कर रहा हूँ। जिसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि सीधा चॉपर के पास में जाता है, उसके पास जो ट्रंक रखा था उसके अंदर गोल्डी रॉजर का एक झंडा रखा था जो कि समेटा हुआ रखा था। तो लूफी ने उसे बाहर निकाला और कहा कि इसकी जगह ऐसी नहीं है बल्कि इसकी जगह ऊपर है, इसे सम्मान देना चाहिए और इसे ऊपर लटकाना चाहिए। चॉपर मना करता रह जाता है लेकिन फिर भी लूफी अपने हाथ बड़े करता है क्योंकि उसके पास में डेविल फ्रूट की पावर है, उनको ऊपर लगा देता है। चॉपर जब पहली बार ऐसे किसी की पावर देखता है तो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो, क्या तुम भी शैतान हो। तो लूफी कहता है कि हाँ मैं भी एक दानव ही हूँ और इसकी जगह ऊपर ही होनी चाहिए। तब चॉपर कहीं ना कहीं से घुल मिल जाता है। यहाँ पे हम का सीन देखते हैं जहाँ पे बीबी लोगों की मदद कर रही है लेकिन तभी यहाँ पे निको भी पहुंच जाती है जो कि इनके ऊपर नजर रख रही थी। डॉल्टन जैसे ही बाहर आता है देखने के लिए कि आखिर किस चीज की हलचल हुई थी, तभी उसके ऊपर दो तीर आके लग जाते हैं जो कि वापोल के दो चमचों ने बेचारे डॉल्टन को मार दिया था। और इसी के साथ में गाइस ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कल है इसके सीजन 2 के लास्ट एपिसोड की बारी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से वन पीस सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस अभी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है वन पीस, जिसका चल रहा है अभी सीजन 2 ऑलरेडी इसका फर्स्ट सीजन आ चुका है 3 साल पहले, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। उसे बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी करा है। तो अगर अभी तक आपने सीजन फर्स्ट नहीं देखा है तो गाइस उसके सारे एपिसोड्स इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही में रही अभी सीजन 2 की बात, तो सीजन 2 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आज बारी है इसके 8th एपिसोड की। शॉर्ट के अंदर कहानी समझा दी जाए तो एक लड़का जिसे लुटेरो का बादशाह बनना है जो कि वन पीस के खजाने को ढूंढने के लिए निकला है, जहां पे उसके साथ है उसकी टोली और रास्ते के अंदर जितनी भी मुसीबतें आ रही है वो उन सब मुसीबतों को पार करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, अलग अलग आइलैंड पे जाता जा रहा है। कई सारे नए नए एडवेंचर उसके सामने आते जा रहे हैं। तो इन्हीं सबसे मिलकर बनी है ये वन पीस की सीरीज जो कि कंप्लीटली एक मांगा बेस्ड सीरीज है। ये एक मांगा है जिसे लाइव वर्जन के अंदर नेटफ्लिक्स अपने पास ले आई है। तो अभी तक हमने सेकंड सीजन के अंदर बहुत सारी चीजें देखी है। तो अब आ रही है इसके 8th एपिसोड की, जहां एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डॉल्टन को देखते हैं जो कि पकड़ा गया है। वो बाहर देखने गया था कि कोई हलचल हो रही है या नहीं हो रही है। तभी यहाँ पे इसी आइलैंड का राजा यानी कि वापोल आ चुका था जो कि अपने साथ में डॉक्टर्स को लेकर आया था, जिसने काफी सारे डॉक्टर्स को पकड़ के रखा था और इसी के साथ उसके दो चमचे भी थे। डॉल्टन को उसने धोखेबाजी से तीर मार दिए थे। डॉल्टन फिर भी डटा हुआ
था कि वो वापोल को वापस से उसका राज्य नहीं देगा, कि वापोल ने अपने राज्य को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से संभाल के नहीं रखा था। लेकिन वापोल का कहना था कि वो राजा है, बादशाह है और यहाँ पे राज करेगा और उसे आगे रोकेगा कौन? डॉल्टन, जिसे वो एक सेकंड में मार देगा। धोखेबाज अकेला ये राजा नहीं है, क्योंकि अब तो इसके पास में डेविल फ्रूट की पावर भी आ गई है, तो वो अपना मुंह खोल के अच्छे खासे हथियार भी दिखाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वापोल को डेविल फ्रूट की पावर मिल गई है, जो कि निको ने उसे दी थी, यानी कि मिस्टर जीरो की एजेंट ने उसे दी थी। तो अब उसके अंदर से अच्छे खासे हथियार निकले थे और वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन हमें पता चलता है कि जो डॉल्टन है उसने भी डेविल फ्रूट खाया था और अब वो एक इंसान नहीं है, बल्कि वो एक भयंकर सा मॉन्स्टर बन जाता है। इसी चक्कर में वापोल ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट रख रखा था, एज अ गार्ड रख रखा था। लेकिन यहाँ पे उसे तीर लगे हुए थे, उसके हाथ बंधे हुए थे, तो डॉल्टन बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और वापोल उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। उसके अंदर एक तलवार घुसा देता है और उसे अधमरा करके छोड़ देता है। जिसके बाद हम यहाँ पे विवी को देखते हैं, उसे निको मिलने के लिए आती है और बार बार उसे यही परेशान करती है कि क्यों ना वो पोरोक्वर्क्स की हो जाए और उनकी एक साथीदार बन जाए। लेकिन विवी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पोरोक्वर्क्स वालों ने बहुत ज्यादा जुल्म करे थे और विवी अपने राज्य को बचाना चाहती थी, इसलिए वो कभी भी निको का साथ नहीं देना चाहती थी। अब यहाँ पे निको उसे अल्टीमेटम दे देती है कि तुझे जो है ये स्ट्रॉ हेड के बच्चों ने किडनैप करा है, तो उनके साथ घूम रही है और तुझे भी पता है कि ये सब चीजें कितना भारी पड़ने वाली है। वापोल जो कि है वो वापस से इसी आइलैंड के अंदर आ चुका है, तो तुम जितने भी बच्चे उन सबको वो आराम से मार देगा। उसने एक डेविल फ्रूट खाया है, मंच पंच खाया है, तुझे अच्छे तरीके से पता है कि इसकी कितनी खतरनाक पावर हो सकती है। लेकिन विवी बिल्कुल भी नहीं डरती है और कहती है कि जो होगा दिखा जाएगा, वापोल को हम मार देंगे और रही बात मेरे राज्य की तो उसे तो मैं बचा के रहूंगी। निको यहाँ पे वापस से निकल जाती है विवी से एक फालतू का कन्वर्सेशन करके, जिसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। खैर उसके बाद में हम जोरो को देखते हैं, जो कि अभी तक भी डॉल्टन का वेट कर रहा था और यहाँ पे पहरेदारी दे रहा था और तब यहाँ पे उसो भी खड़ा था। इन दोनों को पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेना आ चुकी है जो कि राज्य के ऊपर अटैक करने वाली है और अभी तक भी लूफी का कोई अता पता नहीं है। लूफी के साथ में सांची भी है और इसी के साथ में नामी भी है। अगर ये लोग नीचे आ जाए तो बहुत ज्यादा मदद हो पाएगी, लेकिन ऊपर जाके बताएगा कौन? तो विवी कहती है कि मैं वैसे भी नहीं लड़ पाऊंगी, मैं इससे अच्छा तो है कि ऊपर जाके लूफी को ले आती हूँ। हालांकि इतनी भयंकर चढ़ाई थी तो हो सकता है कि विवी ऐसा ना कर पाए, लेकिन जोरो और उसोप की यहाँ ज्यादा जरूरत है, इसलिए जोरो मान जाता है और विवी को जाने देता है। उसोप ने विवी के चढ़ने के लिए एक ऐसा छोटा सा इक्विपमेंट बनाया था जो कि आराम से तीर डाल के, तीर फंसा के ऊपर जाया जा सकता है। विवी उसकी मदद से सीधा चढ़ती जाती है और पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाती है और उसकी हालत भी वैसी हो जाती है जैसे कि लूफी और सांजी की हुई थी। ठंड के अंदर वो कांप रही थी और ऊपर से इंजर्ड भी हो चुकी थी। यहाँ पे हम नामी को देखते हैं जो कि अभी काफी ज्यादा रिकवर हो चुकी थी, क्योंकि सांजी ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, उसे अच्छे से सूप पिला रहा था। कहीं ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में छोटा मोटा चल रहा है। अब चल रहा है या नहीं चल रहा है वो जिसने मांगा देखी उसे अच्छी तरीके से पता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर उसके बाद में सांजी अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि उसने कब से खाना बनाना शुरू करा था। नामी उसे पूछने लगती है कि क्या तुम बचपन से खाना बनाते थे? तब सांजी बताता है कि बचपन के अंदर वो खाना बनाता था, लेकिन मजबूरी में बनाता था, उसे तो इवन कुछ भी नहीं बनाना आता था। उसकी मम्मी काफी ज्यादा बीमार थी, इतनी ज्यादा बीमार कि शायद मरने जैसी कगार पे थी। उनके घर में कुछ ज्यादा चीजें थी भी नहीं, तब भी सांची के पास में जो होता था वो इन्हीं से खाना बनाना शुरू करा उसने। छोटा सा ही तो बच्चा था वो, तब खूब खाना बनाया, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गया। लेकिन तब तक उसकी मां नहीं बची अच्छा खाना खाने के लिए। तब से उसने सोचा कि वो कुछ भी करेगा लेकिन बहुत अच्छी चीजें बनाएगा, बहुत अच्छा खाना बनाएगा, और तब से उसे ये खाना बनाने वाली इंस्पिरेशन आ गई थी। और सांजी की जो गाइस बैकग्राउंड स्टोरी है वो तो हमें सीजन फर्स्ट के अंदर पता चली गई थी। अगर अभी भी आपने सांजी की बैकग्राउंड स्टोरी नहीं देखी तो आप सीजन फर्स्ट जरूर देखिएगा, उसमें सांजी की बहुत अमेजिंग वाली स्टोरी बताई गई है। खैर नामी से वो बातचीत करता है, अपने दिल की बात आराम से खोल के रखता है कि वो कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है और उसके सपने कितने आगे बढ़ चुके हैं। और तभी यहाँ पे लूफी आता है जो कि बताता है कि देखो तो कौन आया है, विवी आ गई है। विवी को कैसे करके ये लोग रेस्क्यू करते हैं, ऊपर लाते हैं, उसे गर्म पे लाते हैं और विवी यहाँ पे सब कुछ बताती है कि नीचे के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, वापोल आ चुका है अपनी पूरी पूरी सेना के साथ में और हम लोगों को नीचे जाना ही पड़ेगा और वापोल जल्दी ऊपर आने वाला है। तो यहाँ पे लूफी का कहना था कि अच्छा वो ऊपर आने वाला है तो चलो हम लोग उसे मिलकर मारेंगे। अब ये बात डॉक्ट्रिन को अच्छी तरीके से पता थी कि वापोल ने इस पूरे राज्य के ऊपर, इस पूरे आइलैंड पे काफी सालों से राज किया है, वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा जालिम है, इन बच्चों को चुटकियों में मार देगा। तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वापोल से लड़ने में, बल्कि वो यहाँ से भागने में इंटरेस्टेड है। लेकिन लूफी तो चाहता था कि इस वापोल का किस्सा खत्म करा जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खराब है। बीबी से भी उसके बारे में सुना था कि बहुत ही बेकार शासक है, तो इससे अच्छा है कि उसे मार दिया जाए। अब यहाँ पे जो छोटा सा चॉपर है उसे भी कहा जाता है कि बैकपैक करो भागो यहाँ से। तो चॉपर कहता है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं भागेंगे, जो भी घायल होगा उसका इलाज करेंगे, हम आखिर इसी के लिए तो बने हैं। लेकिन डॉक्ट्रिन का यहाँ पे कहना मानना बिल्कुल डिफरेंट था कि वो इन चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती है, मरने मराने में, जिसको मरना है मरो, वो तो यहाँ से भाग रही है। तो वो अपना सामान उठाती है, निकल जाती है। और अब यहाँ पे नामी की बारी थी कि भाई साहब नामी को उठाया कैसे जाए, तो नामी के हाथ में सलाइन लगी हुई थी और वो लगी रहनी चाहिए, नहीं तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी। उसकी तबीयत इतनी अच्छी भी नहीं है। अब यहाँ पे लूफी तो मस्त आराम से बैठ जाता है वेट करने के लिए कि वो तो वापोल की ऐसी करके ही रहेगा। यहाँ पे नीचे हम कैसल के नीचे देखते हैं जहाँ पे जोरो और उसो वेट कर रहे थे कि शायद डॉल्टन आ जाए, लेकिन अभी तक डॉल्टन नहीं आया था और अब इन लोगों को ही पूरे गांव को खाली करना पड़ेगा और इसी के साथ में जो भी अंदर घुसेगा उससे फाइट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम डॉक्ट्रिन को देखते हैं जो कि नीचे उतर चुकी थी और भाग रही थी, लेकिन तभी उसे डॉल्टन दिख जाता है जो कि अधमरा हो रखा था, बहुत बुरी हालत हो रखी थी क्योंकि वापोल ने उसके ऊपर अटैक किया था। लेकिन फिर भी वो अभी इतनी हिम्मत नहीं हारा था कि इस पूरे राज्य को यूं ही छोड़ दे, वो लड़ने के लिए जा रहा था। तब डॉक्टर उसे बहुत समझाती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, पहले उसका इलाज करा लो। लेकिन यहाँ पे डॉल्टन का कहना था कि नहीं, अभी इलाज कराने का टाइम नहीं है, मैं वापोल को वापस से ये राज्य नहीं दे सकता, बहुत मुश्किल से इस राज्य को खड़ा करा है, बहुत मुश्किल से सारे लोग ठीक हुए हैं, वो वापस से आके सब कुछ खराब नहीं कर सकता। एक इंसान तब नहीं मरता है जब वो मरना चाहता है, क्योंकि ये लाइन तो गाइस डॉक्टर हिलडॉक की थी। ये बात सुनते ही डॉक्टर थोड़ी गुस्सा हो जाती है, उसे पकड़ लेती है, कहती है कि तुम्हें कहने का हक नहीं है। ये बात एक बहुत महान आदमी ने करी थी, असल के अंदर डॉक्टर वो हिलडॉक का ही नाम ले रही थी। अब डॉल्टन की हालत खराब थी, फिर भी वो बिना इलाज लिए आगे बढ़ ही रहा था और आगे जाके तो इवन बेहोश भी हो जाता है। डॉक्टर आगे बढ़ती हुई कहती है कि तुम आगे तो बढ़ नहीं पा रही हो, तुम जाके फाइट क्या करोगे, और कहीं ना कहीं वो उसका फर्स्ट एड कर देती है ताकि डॉल्टन को थोड़ी बहुत होश आ जाए, थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाए आगे बढ़ने की। यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं कैसल के अंदर जहाँ पे वीवी और लूफी खड़ी थी, बातचीत कर ही रहे थे। लूफी को ठंड लग रही थी, इस चक्कर में उसने नामी का जैकेट पहन लिया था और नामी अपनी कोई भी चीजें शेयर नहीं करती है। बाई चांस उसकी एक भी चीज के ऊपर खरोच आ जाए तो नामी भड़क भी पहुंच जाती है, इसलिए लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे वापोल आ जाता है एक खुफिया रास्ते से। इसी के साथ में उसके दो चमचे भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे लूफी को पता था कि इसे बुरी तरीके से पीटना है, तो वो अपना मस्त स्ट्रेच कर रहा था और यहाँ पे वीवी और ये वापोल आपस के अंदर बड़ी राजा शहनशाही वाली बातें कर रहे थे कि इसने इस
इसका राज्य लूट लिया, उसने उसका राज्य लूट लिया और वीवी को तो ये आराम से कुचल देगा, वीवी तो बेकार है, उसका बाप बेकार है। तो वीवी कह रही थी कि तू बेकार है, तूने तेरा राज्य खराब कर रखा है। तो इन दोनों के बीच में ये राजगद्दी वाली बातें चली रही थी और वापोल ने वीवी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अग्रेसिव कर दिया था, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया था, बहुत ज्यादा उसे उकसा दिया था। इस चक्कर के अंदर वीवी गुस्से में आके उसे एक जोरदार मुक्का मार देती है। तब तो वापोल गुस्से में आके वीवी को जान से मारने वाला था कि तो आखिर है क्या चीज, मैं तो ये राज्य वापस लेके रहूंगा, पहले भी इस पे राज करता था, अभी भी इस पे राज करता रहूंगा, भाग गया तो भाग गया, ले मैं वापस आ गया। लेकिन वो जैसे वीवी के ऊपर अटैक करने वाला था तभी लूफी उसको पीछे खींच लेता है। यहाँ पे हम जोरो और उसको देखते हैं जो कि बेचारे दो अकेले खड़े थे दरवाजे के सामने की जो भी सेना आएगी अब ये दोनों अकेले लड़ेंगे। लेकिन तभी पता चलता है कि गांव के अंदर जितने भी लोग थे बेचारे जो नॉर्मल सिटीजन है वो भी अपने हाथ में हथियार लेकर आ गए कि मरने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो हम लड़के मरेंगे ना। तो इनके पास जितने भी जैसे भी हथियार थे ये लेके खड़े हो जाते। तभी एक ब्लास्ट होता है और जिसके बाद अंदर बहुत भयानक भयानक से सैनिक निकलते हैं क्योंकि ये सब कुछ वापोल ने किया था। उसके पास डेविल फ्रूट की पावर आ गई थी तो उसने नॉर्मल सैनिकों को भयानक राक्षस मॉन्स्टर्स में बदल दिया था जो कि इवन मर भी नहीं सकते। बेचारे यहाँ के लोग उसको जोरो सब मिलकर उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तब भी इनका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। इवन अब तो यहाँ पे डॉल्टन भी आ गया था एक सांड बन के, फिर भी वो किसी को नहीं मार पा रहा था। यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं कि नामी को लेके जाना था इसलिए सांजी उसकी ड्रिप हटाने वाला था, लेकिन चॉपर इतना ज्यादा गुस्से के अंदर आ जाता है कि वो बड़ा सा दानव बन जाता है और कहता है कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करोगे तुम लोग, इसलिए दोनों पीछे हट जाते हैं और नामी की जो ड्रिप लगी हुई थी उसे वैसे ही लगी रहने देते हैं। इतनी देर में यहाँ पे वापोल के दो चमचा आ जाते हैं तो उनसे फाइट करनी थी। तो नामी को एकदम सेफ प्लेस पे रख के सांजी और चॉपर दोनों मिलकर इन दोनों चमचों की बारह बजाने लग जाते हैं। यहाँ पे गजब का फाइट सीक्वेंस होता है। एक तरफ वापोल लूफी और वीवी से फाइट कर रहा था जहाँ पे इनकी फाइट बहुत अमेजिंग चल रही थी, वहीं पे दूसरी जगह सांजी और चॉपर मिलकर इन दोनों चमचों की बारह बजा रहे थे। सबके पास में अपने अपने डेविल फ्रूट की पावर थी तो अपने अपने डेविल फ्रूट को काम मिल ही रहे थे। एक आदमी के पास अपने बालों की पावर थी जिससे कि पैर चिपक जाए तो उसे सांजी का पैर चिपक जाता है और सांजी बेचारा बुरी तरीके से पिटने लग जाता है। यहाँ पे कैसल के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पे उसको बुरी तरीके से पिट रहा था, ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन सही टाइम पे डॉल्टन ने आके उसकी जान बचा ली। डॉल्टन भी फंसने वाला था तब पता चलता है कि जो डॉक्टरीन है वो भी लौट आई है, उसने भी मतलब पीछे नहीं हटी है वो और इनकी मदद करने के लिए आ गई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो वापोल है वो लूफी को मारने वाला था, अपना मुंह खोल के उसके अंदर से एक टोक निकालने वाला था, लेकिन तभी वीवी ने भी अपने उन चाकुओं का इस्तेमाल करा उसका मुंह बंद करने की कोशिश करी। सेम टाइम पे जब सांजी पिट रहा था तो चॉपर ने उसकी मदद करी और उन दोनों को पीटने लगे। यहाँ पे वीवी और लूफी एक साथ में मिलकर इस वापोल के राजा को हरा देते हैं, उसके अंदर ही बॉम्ब फोड़ देते हैं। दूसरी तरफ सांजी और चॉपर ने मिलकर भी अपने पैरों हाथों की जोरदार मदद से इन दोनों चमचों को भी बुरी तरीके से मार गिराया, मतलब अच्छी तरीके से हरा दिया और नामी को भी उठा दिया कि चलो भाई अब तो हमें यहाँ से निकलना है। दूसरी तरफ नीचे का सीन दिखाया जा रहा था। नीचे का सीन बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि जितने भी सैनिक थे ये हारने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जितना मारा जा रहा था तो भी ये खत्म हो ही नहीं रहे थे। डॉल्टन और जोरो को टेंशन हो रही थी कि अब आखिर इन्हें कैसे खत्म किया जाए, जब तक इनकी आखिरी सांस है ये तब तक लड़ते रहेंगे क्योंकि ये सैनिक तो मर ही नहीं रहे हैं, बहुत अजीब तरीके के सैनिक है। इसी वक्त बाकी सब एक साथ में रीयूनाइट होते हैं ऊपर कैसल के अंदर। लूफी बड़ा खुश हो रहा था लेकिन अभी भी जो वापोल है वो मरा नहीं था, वो वापस आ जाता है। अब इसका मरने का आखिरी वक्त था क्योंकि वापोल फालतू फालतू की बातें कर रहा था और लूफी आके उसे बुरी तरीके से पीट देता है क्योंकि वापोल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने उस झंडे को यानी कि गोल्डी रॉजर के झंडे के ऊपर बड़ा सा अटैक कर दिया था, एक मिसाइल चला दी थी और लूफी उसी पे जाके खड़ा हो गया। यानी कि वो मिसाइल से कोई भी फट सकता है, उसके चिथड़े हो सकते हैं, लेकिन लूफी पता नहीं किस मिट्टी का बना है कि उसे कुछ भी कर दो, काट दो, पीट दो, फोड़ दो, उसे कुछ भी नहीं होता है। लूफी उस बड़े से मिसाइल को भी झेल गया और वहां पे जाके कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी कि इस झंडे को तुम हाथ भी लगाओ, ये एक पायरेट का झंडा है जिसे तुम डिजर्व भी नहीं करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है करने की, और अब तो तू गया वापोल। जिसके बाद तो लूफी मिलकर इस वापोल की बहुत बुरी तरीके से बारह बजाता है। वीवी भी उसकी मदद करती है, ओवरऑल सब उसकी मदद करते हैं और वापोल को आखिर के अंदर उठा के बहुत भयंकर वाला जोर से सीधा शीशे से नीचे फेंक दिया जाता है। यानी कि इतने बड़े कैसल जो कि इतनी ऊंचाई पे है वहां से वो सीधा नीचे गिरता है। उस जोरो सब जब लड़ रहे थे अपनी आखिरी स्टेज पे थे तभी एकदम से सारे सैनिक रुक जाते हैं और झरझर करके गिर जाते हैं, यानी कि उनके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि जो वापोल था वो खत्म हो गया, उसका डेविल फ्रूट खत्म हुआ तो बाकी जितने भी ट्रांसफॉर्म हो रखे थे वो अपने नॉर्मल सैनिकों के अंदर बदल जाते हैं। लूफी एज यूजुअल इतनी भारी लड़ाई के बाद बड़ा मस्त मौला सा हो रखा था और हंसी खुशी सबको करता है कि चलो हमने तो इसका किस्सा भी खत्म कर दिया। यहाँ पे नीचे जितने भी गांव वाले थे वो सब बड़े खुश हो रहे थे। डॉल्टन को भी बहुत सारी बधाइयां मिल रही थी कि उसने अपने राज्य को वापस से ठीक सही सलामत कर दिया। डॉक्टरीन भी आती है जो कि बाकी सारे डॉक्टरों के ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा थी कि तुम लोगों ने कभी कुछ किया नहीं, खैर अब तुम्हारा काम शुरू होता है, जितने भी मरीज हैं उन सबका इलाज करो। डॉक्टरीन जो है वो ऊपर आ चुकी थी क्योंकि अब तक ऊपर का माहौल बिल्कुल ठीक हो चुका था। डॉल्टन भी था। इन दोनों को विश्वास ही नहीं होता है कि इन स्ट्रॉ हेड्स के जितने भी ये आए हैं, स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की टोली, इन्होंने मिलकर वापोल को मार दिया है जो कि बहुत ही बुरा राजा था, उसने बहुत बुरे बुरे काम करे हैं और इतने ताकतवर होने के बावजूद भी वो जिंदा नहीं बचा। लूफी ने उसे मार दिया। इसका मतलब है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डॉल्टन कहीं ना कहीं पैरों में गिर जाता है लूफी के, झुक जाता है कि तुमने इतना अच्छा काम किया, लेकिन लूफी उसे ऐसा करने से मना कर देता है कि नहीं नहीं, इसके सबसे बड़े रक्षक तो तुम हो, तुमने इसे अब तक बचा के रखा था, हमने तो बस थोड़ी बहुत मदद करी थी। और नामी का भी कर्ज चूक गया था क्योंकि नामी इतनी बीमार थी और डॉक्टरी ने उसकी इतनी मदद जो करी थी, लेकिन इसके पीछे उन्होंने इतना बड़ा राज्य को छुड़वा दिया था। साथ ही में अब क्रेडिट चॉपर को भी मिलने लगता है क्योंकि ऊपर उसोप और जोरो भी पहुंच चुके थे। अब ये तो चॉपर को जानते ही नहीं थे। चॉपर जैसे सामने आता है तो ये लोग भी बड़े शॉक हो जाते हैं कि ये क्या चीज है, कि जानवर है, इंसान है, बोल सकता है कि क्या चीज है। चॉपर भी यहाँ पे थोड़ा शर्माता है, आगे पीछे आता है और डॉल्टन तो उसे जानता था कि डॉक्टर हिल्लॉ का बेटा है जो कि इतनी ज्यादा मदद कर रहा है और इतना ज्यादा समझदार हो गया है। सब बहुत खुश थे, चॉपर की वाहवाही कर रहे थे और इवन अब तो ये लोग चॉपर को अपने साथ चलने के लिए भी कहते हैं, लेकिन चॉपर तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है कि नहीं नहीं वो तो कैसे चलेगा, वो तो कहीं नहीं जा सकता, उसे तो कुछ आता ही नहीं, बहुत नाजुक सा है। लेकिन सब उसे समझाते हैं, उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम हमारे साथ चलो, नए नए एडवेंचर करो, हमें डॉक्टर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। चॉपर बड़ा खुश हो जाता है और अब वो हाँ कर देता है कि उसकी बहुत अच्छे दोस्त है और अब वो जा सकता है। वो आखिरी काम करने जाता है डॉक्टरीन से मिलने के लिए, लेकिन डॉक्टरीन ऑब्वियसली बात है चॉपर से काफी ज्यादा कनेक्टेड थी तो वो भी बिल्कुल डॉक्टर हिल्लॉ जैसे उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मर जाओगे, ये पायरेट्स आगे जाके ये भी मरेंगे, तुम पागल हो गया, तुम आखिर क्यों जाओगे, वो एडवेंचर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम छोटे से बच्चे हो, तुम कुछ भी नहीं समझते हो। लेकिन चॉपर इस बार बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि ये उसकी लाइफ है, उसे आगे बढ़ना है। अब ये उसका डिसीजन है कि वो यहाँ रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है, उसे दुनिया देखनी है, उसे एडवेंचर्स देखने हैं, इसलिए वो तो जाके रहेगा। डॉक्टरीन बहुत कोशिश करती है कि चॉपर ना जाए लेकिन फिर भी चॉपर निकल जाता है। यहाँ पे बाहर सब मस्ती कर रहे थे और चॉपर का वेट कर रहे थे कि शायद उसके लिए काफी मुश्किल डिसीजन हो सकता है, लेकिन तभी चॉपर यहाँ पे एक रेंडियर
बन के आता है, साथ ही में पीछे एक ट्रॉली भी लेके आता है, क्योंकि इतनी नीचे से ये लोग डायरेक्ट पैदल चल के तो उतरेंगे नहीं। डॉल्टन इनके लिए दरवाजा खोलता है, इन्हें सैल्यूट करता है और बहुत अच्छी सी विशेष देता है कि चलो तुम लोग अपना ध्यान रखना। उसके बाद में लूफी भी उससे मिलकर चाहता है कि तुम अपने राज्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। बीबी भी सबको अच्छे से गुड बाय वगैरह बोल देती है। ये सब इस तांगे के अंदर चढ़ते हैं और उसके बाद में यहाँ से निकल जाते हैं सीधा अपने शिप में जाने के लिए, यानी कि मैरी के अंदर। मैरी के अंदर सब बैठ चुके थे, चॉपर का सब वेलकम करते हैं, सब बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन चॉपर कहीं ना कहीं इमोशनल तो हो ही रहा था, क्योंकि वो पहली बार अपना घर छोड़ रहा था। छोटा सा बच्चा है, अनजान लोगों के ऊपर बिलीव कर रहा है, भले वो उनकी फ्रेंड्स है, फिर भी वो थोड़ा सा इमोशनल हो ही रहा था। लेकिन सब उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम्हारा साथ सब अच्छा होगा, ऐसे वैसे करके। ऊपर यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉल्टन और डॉक्ट्रिन एक साथ में खड़े थे। डॉक्ट्रिन यहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि वो चॉपर को रोते हुए तो गुड बाय नहीं करना चाहती थी, वो उसे एक ट्रिब्यूट देना चाहती थी, उसे और ज्यादा मोटिवेट करना चाहती थी। तो डॉक्टर हिडलॉक ने एक सॉल्यूशन बनाया था, एक पोशन बनाया था, जो कि पिंक कलर के फ्लावर्स बिखेरता है, चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स बिखेरता है। तो वही टॉप के अंदर डाल के फोड़ देती है, ऊपर आसमान में जाते हैं और चेरी ब्लॉसम के फूल गिरते हैं। अब ये राज्य ड्रम आइलैंड भी आजाद हो चुका था, तो यहाँ के लोगों के ऊपर भी गिरते हैं, साथ ही में जो मैरी यानी कि जो शिप जा रही थी, सारे लोगों के ऊपर भी गिरते हैं। जैसे चॉपर इन पिंक फ्लावर्स को देखता है, चेरी ब्लॉसम को, यानी कि वो भी आजाद हो गया, तो वो भी बहुत फूट फूट के रोता है कि उसने डॉक्टर हिडलॉक को मरते हुए देखा, वो अपनी डॉक्ट्रिन को भी छोड़ चुका है। वो बहुत जोर से रोता है, तो जोर आके उसे उठा लेता है, मतलब उसे कंसोल करता है। कुरिया यानी कि डॉक्ट्रिन भी अब रेडी थी पूरी तरीके से इस राज्य को संभालने के लिए। डॉल्टन भी बड़ा ही खुश था। इन्होंने आखिर के अंदर एक कन्वर्सेशन किया कि लूफी अगर आराम से इस वापोल को हरा सकता है, तो जितने भी उसके मिशंस है वो पक्का उन्हें पूरा कर लेगा। कहीं ना कहीं गोल्डी रॉजर जैसे स्माइल करता है, वैसे इसके इरादे हैं। अब गाइस यहाँ से पता चलता है कि डॉक्ट्रिन और डॉल्टन दोनों ही गोल्डी रॉजर को जानते हैं, और वो भी यहाँ पे आके गया है, क्योंकि ये बात ऐसी कर रहे थे कि अच्छा अब उसका नाम गोल्डी है, अब उसको रॉजर कहते हैं। अच्छा वो भी वन पीस ही चाहता था और लूफी भी वन पीस के लिए ही जा रहा है, तो उसके सपने अभी भी सच होने वाले हैं, यानी कि उसके सपने अभी भी जिंदा है। ऐसा लगता है कि गोल्डी रॉजर को सब जानते हैं, क्योंकि लास्ट आइलैंड पे भी जितने भी लोग मिले थे वो सभी गोल्डी रॉजर को जानते ही थे। और अब लूफी उनका काम आगे बढ़ा रहा है, तो लूफी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती है, जिसके बाद में सीन यहाँ शिप के ऊपर शिफ्ट होता है। सब यहाँ पे बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत मस्तियां कर रहे थे, लेकिन बीबी थोड़ी सी परेशान हो रही थी कि भाई साहब उसके तो जाने का टाइम आ रहा है। लेकिन लूफी उसे एक बहुत बड़ा वादा करता है कि अल्बास्ता जाने के बाद ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, बल्कि हम परों वालों का पता लगाएंगे, उन्हें मार देंगे और तुम्हारे राज्य को भी आजाद करा देंगे। बीबी को कभी नहीं लगा था कि ये इसके सारे दोस्त मिलकर अल्बास्ता के लिए भी मदद करेंगे। तब यहाँ पे बाकी सब कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, जबकि तुम हमारे इतना मदद कर रहे हो, तुम हमारे साथ में इतने टाइम से हो, हम जरूर तुम्हारे राज्य को छुड़वाएंगे। लेकिन यहाँ पे बीबी कहती है कि अगर हम हमारे अल्बास्ता राज्य में जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम टाइम पे हम स्मोकर और ताशिकी को भी देखते हैं, जो कि उस स्नेल की मदद से उस बात को सुन लेते हैं जो कि परोक वर्क्स छुपा रहे थे। असल के अंदर परोक वर्क्स जो है वो वीवी के पीछे पड़े हैं, अल्बास्ता की रानी के पीछे, और इसी के साथ में इन लोगों को मिस्टर जीरो के बारे में पता भी चल गया है कि वो कौन है और उसका मिशन क्या है। यहाँ पे वीवी बताती है कि मिस्टर जीरो परोक वर्क्स वाली जो है ये सब हमारे राज्य में आने वाले हैं, वहाँ पे तबाही मचाने वाले हैं और भी अपने राज्य को बढ़ाने वाले हैं। तो अगर हमें इसकी पहचान पता चल गई है, तो हमें जल्द से जल्द इसकी पहचान बाहर लानी पड़ेगी, ताकि बाकी लोग भी इसे पहचान जाए, उसके जितने भी खराब इरादे हैं वो सब हम लोग बाहर ले आए। लेकिन उससे भिड़ना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे स्मोकर और ताशिकी भी अपने मिशन को कर लेते हैं कि गार्ड को अगर पता चल गया कि मिस्टर जीरो कौन है और उससे पहले उन लोगों ने अटैक करा दिया, तो हो सकता है कि वो अंडरग्राउंड हो जाए, भाग जाए, तो हमें ये काम पहले ही करना पड़ेगा। जो अल्बास्ता की प्रिंसेस जो गायब है वो भी स्ट्रॉ हेड्स के पास में ही है, ये सब अल्बास्ता जा रहे हैं, तो हम लोगों को भी अल्बास्ता ही जाना पड़ेगा। यानी कि अल्बास्ता थर्ड सीजन के अंदर हमें सबसे स्टार्टिंग में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि सारे के सारे लोग वहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें मिस्टर जीरो दिखाया जाता है, साथ ही निको भी थी। निको बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि बार बार के अंदर इनके जो मिशन है वो फेल होते जा रहे थे, जितने भी एजेंट्स थे वो सारे खुद निकलते जा रहे थे, मरते जा रहे थे, और बार बार के अंदर रायता निको को संभालना पड़ रहा था, साफ करना पड़ रहा था। तो मिस्टर जीरो भी कहते हैं कि तुम मुझसे बहुत महान हो, तुम्हें भी काम करने के लिए तो कहा गया है, तुम बस एक बार मेरे काम कर दो, उसके बाद में तुम भी ऐश में रहोगी, मौज के अंदर रहोगी। निको को अपना नाम सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, उसे बस अपना जो सूडो नेम था बस वही पसंद था। अब यहाँ पे हमें मिस्टर जीरो की भी असलियत दिखा दी जाती है, वो है क्रोकोडाइल के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ा पायरेट है, बट अभी जो है उसकी फेस वगैरह रिवील कर दिया गया है। निको भी एक छोटी बदमाशी है, उसके ऊपर भी काफी बड़ा इनाम निकला हुआ है, और ऑब्वियसली बात है कि उसके पास में क्रोकोडाइल की पावर है, वो है ही ऐसी जगह पे जहाँ पे उसने क्रोकोडाइल पाल रखे हैं। वही मिस्टर जीरो है, उसके क्या मोटिव्स हैं, वो क्या करना चाहता है, किसको मारना चाहता है, कहाँ पे जाना चाहता है, ये सब कुछ गाइस हमें थर्ड सीजन के अंदर पता चलेगा। और भी बहुत सारी कहानियां जो कि थर्ड सीजन के अंदर आएंगी। तो गाइस आप सभी लोगों को वन पीस का सीजन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए